यूं पलक झपकाते ही तुम लोगों के 6 मंथ चले जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। अगर तुम पढ़ रहे हो ना तो तुम्हें ये 6 मंथ में बहुत ज्यादा कम लगेंगे। अगर तुम सीरियस हो इस चीज के लिए तो बहुत कम लगेगा। तो यहाँ पे है कि ये जो स्ट्रेटजी है इतनी स्ट्रांग है, इस तरह से बनाई कि 650 प्लस तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो बोल रहे इनफेक्ट तुम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, 650 प्लस एम्स में जा सकते हो तुम। अगर तुम अपनी क्लास में टॉपर हो ना तब भी ये श्योर नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। वहां पे बच्चों का रिवीजन चल रहा है, इतनी बार रिवीजन कर रखा है उन्होंने, वो लोग इस टाइम पे फुल सिलेबस का टेस्ट दे रहे हैं। ट्रस्ट मी यार, सिलेक्शन के बाद वाली फीलिंग मैं उसको वर्ड में नहीं बता सकती। सो हे एवरीवन, इट्स पिंकी सैनिया, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। अभी जो टाइम है ना ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें अगर किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं किया ना तो वो अगर अभी सीरियसली स्टार्ट करे ना तो काफी कुछ कर सकता है। सिलेबस अच्छे से कवर कर सकता है टाइम से पहले और रिविजन कर सकता है और एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ले सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट करना पड़ेगा इस चीज के लिए। अगर मिड जैन तक तुमने सिलेबस खत्म नहीं किया ना, अपने आप को ब्लेम करते रहना। फिर मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, ना मैंने कभी टॉप किया है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। बहुत सारी गलतियां करी है, मैंने भी किया है, जो आप लोग कर रहे हो ना अभी, कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, सिर्फ प्लानिंग में होता है सब कुछ, पर रियल में जब करने की बात आती है, आज मोटिवेशन ले लिया भाई, खूब यूट्यूब से ले लिया, इधर उधर से ले लिया, फिर करने जाता हूँ, 1 दिन किया 2 दिन किया, फिर वापस नहीं होता फॉलो। टाइम से पहले मुझे समझ में आ गया कि ये चीजें मुझे नहीं करनी है और उन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलने वाला। ये चीज तुम्हें जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतना जल्दी तुम्हारा फायदा है, और नहीं समझ में आ रही तो उसमें लॉस तुम्हारा ही है, मेरा कुछ नहीं जाना। तो प्लीज हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम इस फील्ड में आए हो तो डेफिनेटली किसी ना किसी का तो ड्रीम होगा, कोई तो चाहता है, तो तुम या तुम्हारे पेरेंट्स कि तुम डॉक्टर बनो। और अब आए हो तो यार करने में क्या दिक्कत आ रही है। मैं तो बोल रही इनफेक्ट तुम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, 650 प्लस एम्स में जा सकते हो तुम। भाई 21 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं नीट एग्जाम में। तो अगर तुम अपनी क्लास में टॉपर हो ना तो पता नहीं कितनी कोचिंग है, कितनी क्लासेस है और कितनी क्लासेस में कितने सारे टॉपर हैं। अगर उन टॉपर को भी एक बार कलेक्ट करते हैं ना तो वो भी 18,000 से ऊपर हो जाते हैं। और सिलेक्शन कितनों का होता है? 18,000 का। ऑलमोस्ट रफली आइडिया बता रही हूँ मैं, 18,000 जो रैंक आती है ना उनका सिलेक्शन होता है। 18-20 मान लो, लेकिन 20,000 से ज्यादा तो टॉपर्स है। तुम अपनी क्लास में टॉपर ही नहीं हो तो बिल्कुल तुम तो रेंज से बाहर ही हो, पहले ही बाहर हो तुम। अगर तुम अपनी क्लास में टॉपर हो ना तब भी ये श्योर नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तुम्हें और लाना पड़ेगा, तुम्हें जो हाई इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें अच्छे अच्छे टॉपर्स हैं उनसे और कॉम्पीट करना पड़ेगा, तब जाके तुम उस रेंज में आओगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे। तुम लोगों को पता है क्या, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स होती है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स होते हैं जैसे कोटा में, सीकर में, वहां पे बच्चों का रिविजन चल रहा है। इतनी बार रिवीजन कर रखा है उन्होंने, वो लोग इस टाइम पे फुल सिलेबस का टेस्ट दे रहे हैं। पता है आप लोगों को। सब चीजों को साइड में रखो, सबसे पहले अपने पेरेंट्स है ना उनको देखो यार। बचपन से लेके अब तक वो अपने लिए कंसिस्टेंट होके मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए वो अर्न कर रहे हैं ताकि हम लोगों को एक अच्छी लाइफ मिल सके। क्या तुम लोग उनकी लाइफ टाइम की जितनी मेहनत है उसके लिए, उसका एहसान चुकाने के लिए समझो यार। 6 मंथ तुम लोग अपने आप को डेडिकेट नहीं कर सकते क्या यार? इतना तो डिजर्व करते हैं ना वो। सब कुछ भाड़ में जाए, सब कुछ छोड़ दो तुम, अपना भी मत सोचो, किसी का मत सोचो, जस्ट अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो यार। कितनी खुशी होगी उनको जब तुम लोगों का सिलेक्शन होगा। सपोज तुम्हारे पेरेंट्स जा रहे हैं बाजू से, कहीं भी जा रहे हैं, और तुम्हारी कॉलोनी में आसपास के जो भी अंकल आंटी देखते हैं जिनसे बातें होती है, वो ऐसे बोलेंगे सपोज कि अरे इनकी बेटी और इनका बेटा तो डॉक्टर बन गया, उनका सिलेक्शन हो गया, इसको एम्स मिली है, इनकी बेटी को एम्स मिली है, इनके बेटे को वो वाली कॉलेज मिली है, सही है आपका बेटा बेटी तो डॉक्टर बन गए। कितना प्राउड फील करेंगे उस मोमेंट पे वो। और वहां से लौटने के बाद पता है किसी के पेरेंट्स ऐसे डायरेक्टली जता देते हैं कि हाँ वो उनसे कितना प्यार करते हैं, बट किसी के पेरेंट्स नहीं बोल पाते, पर स्टिल वो वहां से आने के बाद भी जो केयर और लव शो करते हैं ना, वो तुम्हें खुद फील हो जाएगी कि कुछ तो आज ऐसा हुआ है। मैंने फील की है ये सारी चीजें यार। सिलेक्शन के बाद वाली फीलिंग मैं उसको वर्ड में नहीं बता सकती, क्योंकि उसके लिए कोई वर्ड ही नहीं है, वो तुम्हें खुद फील करनी पड़ेगी। इतना सुकून मिलेगा, इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस चीज से कि तुम्हें लगेगा कि यार मैंने कितनी भी मेहनत करी है, कितना भी मैंने कुछ भी सेक्रीफाइस करा है, वो कुछ भी नहीं है इसके आगे। मुझे याद भी नहीं है वो वाला पेन कि मैंने क्या क्या सहा था। यूं पलक झपकाते ही तुम लोगों के 6 मंथ चले जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा।
अगर तुम पढ़ रहे हो ना तो तुम्हें ये 6 मंथ में बहुत ज्यादा कम लगेंगे अगर तुम सीरियस हो इस चीज के लिए। तो मैंने रिसेंटली जो वीडियो अपलोड किया था 6 मंथ स्ट्रेटेजी, जो मोटिवेशनल वीडियो था, उस पर आप लोगों की डिमांड थी कि मैं डिटेल में एक स्ट्रेटेजी लेके आऊँ, डिटेल प्लानिंग लेके आऊँ कि 6 मंथ में कम टाइम है, उसमें सिलेबस पे अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए और प्लस तुम्हारे 2-3 रिवीजन भी होने चाहिए और तुम्हारे जो फुल सिलेबस के टेस्ट है या फिर ज्यादा सिलेबस के जो टेस्ट देने हैं वो भी प्रॉपरली हो, और अगर कोई बैकलॉग बचा है तुम्हारा या अभी तक है वो भी उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। जस्ट लिसन एंड वॉच दिस वीडियो केयरफुली, और मैं गारंटी देती हूँ अगर तुम लोगों ने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया ना, ब्लाइंडली फॉलो करो, मैंने बहुत मेहनत करी है इसको बनाने में, इसको देखने के बाद तुम लोगों का अभी जो माइंड सेट है ना उससे 10x इंप्रूव होके तुम लोगों का माइंड सेट बन जाएगा इस वीडियो के एंड तक। अगर तुमने इस वीडियो को ढंग से सुना और देखा है तो तुम्हें एक क्लू मिलेगा कि तुम्हें करना क्या है और कैसे करना है, और इसको तुम लोगों ने अगर 6 मंथ में फॉलो कर लिया ना तो मैं गारंटी दे सकती हूँ तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। और अगर तुम इस चीज के लिए सीरियस नहीं हो ना तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, सॉरी टू से दिस। अगर तुम्हारे लिए ये चीजें लेके आती है कुछ ना कुछ चेंजेस, तब कमेंट में आके जरूर लिख देना। तुम्हारे अंदर थोड़ी भी आग लगती है ना, अगर तुम में से 10 लोग भी, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, अगर उसमें से 10 लोग भी जाके सीरियस हो गए ना और 6 मंथ तक फॉलो करें ना, तो आई एम थैंकफुल। तो मुझे लगेगा कि मेरा ये वीडियो बनाना वर्थ इट था। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर तुम सीरियस नहीं हो इस चीज के लिए, जस्ट टाइम पास कर रहे हो, स्ट्रेटजी वीडियोस देख रहे हो और जा रहे हो, सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, बस दिमाग में ख्याली पुलाव पका रहे हो और काम करना है नहीं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अभी छोड़ के जा सकते हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सीरियस हैं, टेंशन है उनको कि उनको करना है, बस को थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है और वो फोड़ देंगे चीजों को। तो यहाँ पे है कि ये जो स्ट्रेटजी है इतनी स्ट्रॉन्ग है, इस तरह से बनाई कि 650 प्लस तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर करंट भी तुम्हारा हेम्पर नहीं होगा, प्लस तुम्हारा जो बैकलॉग है वो जो है वो भी होगा, और जो करंट चल रहा है वो बैकलॉग नहीं बनेगा, इसकी गारंटी भी मैं लेती हूँ। प्लस तुम्हारे जो मॉक टेस्ट है वो भी देने के लिए यहाँ पे टाइम सफिशिएंट मैंने कवर किया है। तो अपने पास क्या है, 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स में यहाँ पे अपने पास अप्रोक्स 28 चैप्टर्स है, केमिस्ट्री में 22 चैप्टर्स है, बायोलॉजी में लगभग 34 चैप्टर्स हैं, यानी टोटल अपने पास 84 चैप्टर्स यहाँ पे हैं। अब 84 चैप्टर्स को कैसे करना है, तो अपना जो सेफ स्कोर कितना चाहिए, यानी कि 600 प्लस स्कोर अपन को यहाँ पे चाहिए। मैं एआई की कोटा की बात कर रही हूँ, स्टेट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, उसमें और भी कम में हो जाता है। तो एक सेफ स्कोर है जहाँ पे डेफिनेटली तुम्हें सीट मिलेगी, यानी 600 होना चाहिए प्लस, ठीक है। तो फिजिक्स, जैसे कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, बायोलॉजी अकेली 360 मार्क्स कैरी करती है, तो इसमें 350 अपन को स्कोर लाना है, ठीक है। और केमिस्ट्री में 150 प्लस अपना स्कोर होगा। तो फिजिक्स में तुम लोगों को कोई मास्टरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम एवरेज हो तो भी काम हो जाएगा, और तुम्हारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर है ना, तो तुम लोग आराम से 100 मार्क्स ले आओगे। तो 100 और प्लस ऐसे फिजिक्स में रहे तो तुम्हारे 600 प्लस मार्क्स हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली तुम्हें ज्यादा फोकस किस पे करने की जरूरत है, केमिस्ट्री पे, ठीक है। केमिस्ट्री में तुम्हें मास्टरी करने की जरूरत है। तो अब ये जो टारगेट स्कोर है इसको अचीव करने के लिए अपन को एक टारगेट टाइम भी बनाना पड़ेगा। तो टारगेट टाइम अपना है मिड जैन, एक रफली टारगेट लिया है मैंने, एकदम ऐसे डेट फिक्स नहीं बोली हो कि 15 जैन को खत्म हो जाना चाहिए। होता है ना ऊपर नीचे, नहीं होता भाई, किसी दिन नहीं पढ़ने का मन करेगा तो मिड जैन मैंने एक आइडिया दिया, उसमें एंड जैन भी हो सकती है या फिर मिड तक, तो कम तो नहीं होगा, ये तो पक्का है। तो अब ये जो सिलेबस है पूरा अपन को कब तक खत्म करना है, मिड जैन, यानी कि 80 to 90 डेज मैक्सिमम, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है। तो 80 to 90 डेज में अपन को सिलेबस खत्म करना है। इस तरह से ये स्ट्रेटेजी अपन को प्लान करनी है। उसके अंदर तुम्हारा बैकलॉग इंक्लूडिंग है, तुम्हारे जितना भी बचा है बचेगा वो सब टाइमली कवर होता जाएगा, ठीक है। तो कैसे, तो फर्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा जो स्लीप साइकिल है ना उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, यानी 6 to 7 आवर्स तुम्हें स्लीप यहाँ पे लेनी ही पड़ेगी एनी हाउ, ठीक है। तो तुम्हें 6 महीने कंसिस्टेंटली पढ़ना है, हर रोज तुम्हें पढ़ना है। तो इस तरह से पढ़ना पड़ेगा ना कि तुम्हें बहुत ज्यादा थकान ना हो, तुम्हारी बॉडी बहुत अगेंस्ट ना जाए उस चीज के तक, तुम 2 दिन ही कर पाओ बाकी दिन नहीं कर पाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हो। तो उसके लिए तो फिक्स स्लीप साइकिल तुम्हें रखना है, यानी 6 to 7 आवर्स की स्लीप यहाँ पे रखी है। मोटा मोटी तुम्हारा एक ब्रीफली मैं अगर टाइम टेबल बनाऊं पूरे दिन का तो कैसा होना चाहिए, जैसे वेकअप स्टार्टिंग तुम उठने के बाद में क्लासेस तुम्हारी हैं सुबह शाम, अब मैं बाद में बताऊंगी कब का कैसे, पर एक रफ बता रही हूँ। उठे तुम, क्लास गए, आने के बाद थोड़ा रेस्ट लिया, लंच वगैरह करा, उसके बाद तुम पढ़ने के लिए बैठ गए, सेल्फ स्टडी, फिर तुम्हारा डिनर टाइम हो गया, देन उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई और करनी है, फिर स्लीप वापस। ये तुम्हारा मोटा मोटी रहने वाला है। मैं एक बात अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, एकदम से टाइम बाउंडेड चीजें मत बनाओ, 1 घंटे में ये करूंगा, उसके बाद मैं 1 घंटे ये करूंगा, उसके बाद 1 घंटे ये करूंगा, 2 दिन फॉलो होगा, 3 दिन फॉलो होगा, उसके बाद कभी फॉलो नहीं होगा। मैंने ये चीज ट्राई करके देखी है,
और बहुत लोगों से सुना भी है। तो ये चीज़ें फॉलो नहीं होगी, बहुत ही कम लोग हैं जो ये चीज़ें प्रॉपरली फॉलो कर पाते, नहीं होंगी। तो तुम्हारा जैसा चल रहा है ना पूरा डे, वैसे ही चलने दो, उसी के अंदर तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है टाइम को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब करना क्या है, 24 आवर्स में 6 to 7 आवर्स की तुम्हारे यहाँ पे स्लीप हो जाती है, तो 6 आवर्स तुम्हारे ऑलमोस्ट कोचिंग क्लासेस में चले जाते हैं, बचते हैं ऑलमोस्ट 11 आवर्स, ठीक है। अब ये 11 आवर्स में तुम्हें आकर सेल्फ स्टडी भी करनी है, तुम्हारी जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ है वो भी करनी है, सब कुछ करना है। अब पता है क्या, अगर तुम लोग 6 मंथ कंसिस्टेंटली होके 7 to 8 आवर्स भी पढ़ लिए ना तो काफ़ी है तुम्हारे सिलेबस को ख़त्म करने के लिए, नीट क्रैक करने के लिए। बट कंडीशन है, एक भी दिन, एक भी घंटा खराब नहीं करना है। 7 to 8 आवर्स तुम्हें कंप्लीट देने ही पड़ेंगे, और वो भी एक्टिव स्टडी। ऐसा नहीं है कि बैठ लिया 7 to 8 आवर्स बुक्स लेके और कुछ नहीं हुआ खास, आधा टॉपिक भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना है, वरना सब कुछ खराब हो जाए। तुम्हें 7 to 8 आवर्स की स्टडी करनी है, वो भी एक्टिव स्टडी करनी है। ध्यान रखना है इस चीज़ को, एक मिनट को बहुत अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। ओके, उसके बाद में आ जाते हैं 8 आवर्स की तुम्हारी सेल्फ स्टडी यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, एवरी डे। अब उसको मैं और सब डिवाइड कर देती हूँ, 2 2 2 2 4 स्लॉट मैंने यहाँ पे बना दिए 2 2 के। मतलब जैसे स्टार्टिंग के जो 6 आवर्स है, यानी 2 2 2 के स्लॉट में थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेना है उसमें, ठीक है। वहाँ पे तुम्हें थ्योरी पढ़ना है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, लेक्चर वगैरह है तो वो सब, एनसीईआरटी नोट्स वगैरह वो सब करने हैं इन 2 2 आवर्स में। अब जो तीनों सब्जेक्ट के लिए हो गए, 2 केमिस्ट्री के लिए, 2 फिजिक्स के लिए, 2 बायो के लिए, ठीक है। अब जो 2 आवर्स बच गए उनमें क्या करना है, उनमें तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, या तुम्हारा कुछ बैकलॉग का है तो तुम वो कर सकते हो, ठीक है। वो सारी चीजें यहाँ पे करनी है। तो जैसे सपोज तुम्हारी कोचिंग टाइम रहता है सुबह, ठीक है, मॉर्निंग में अगर तुम्हारी कोचिंग रहती है, यानी तुम सुबह उठते हो 7 बजे, 7, 6, 7 और 8 ऐसे तुम उठ जाते हो। बस फिक्स टाइम टेबल रखना अपना, मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर तुम रोज 7 बजे उठते हो तो तुम्हें रोज 7 बजे उठना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज 9 बजे उठ गए कल 12 बजे उठ रहे हो, ऐसा नहीं, वरना तुम्हारी सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, कोई फायदा नहीं होगा, लॉस तुम्हारा ही होने वाला है इसमें। 7 AM से 2 PM तक तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोचिंग हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने 1 घंटा रेस्ट ले लिया, 2 to 3 लंच वगैरह कर लिया। 3 से तुम लोगों ने लगभग 11 साढ़े 11 तक पढ़ाई करी। इस ड्यूरेशन में तुमने ब्रेक ले लिया डिनर के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 30 मिनट काफ़ी है, ठीक है। 3 PM to 11:30 PM तक आप लोग यहाँ पे अच्छा खासा 7 to 8 आवर्स स्टडी के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। अगर कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है तो तुम जब सुबह उठते हो तो कोचिंग जाने से पहले, किसी की 8 बजे होती है, किसी की 9 बजे होती है, तो वहाँ पे तुम 1 घंटा मार्जिन वहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक बताया कि 7 to 8 आवर्स तुम लोगों ने सोने से पहले खत्म कर लिया अपनी सेल्फ स्टडी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी वापस स्लीप टाइम। ये एक नॉर्मल सा तुम्हारा रूटीन रहने वाला है हर दिन का, ठीक है। अगर तुम्हारी कोचिंग क्लासेस इवनिंग में है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इवनिंग में कोचिंग हो रही है तो सुबह जल्दी उठ के, यानी कि 6-7 बजे उठ के कोचिंग जाने से पहले, यानी लंच से पहले तक तुम लोग अच्छा खासा टाइम यहाँ पे निकाल सकते हो स्टडी के, यानी 5 to 6। और उसके बाद में तुम लोग 2 to 3 आवर्स कोचिंग से आने के बाद में और सोने से पहले के बीच में निकाल सकते हो, ठीक है। दिस शुड बी योर डेली रूटीन। इतना टाइम तुम्हें देना ही पड़ेगा, इससे कम टाइम में कुछ नहीं है ना, मैंने वैसे ही कम टाइम बताया है 7 to 8 आवर्स। अब तुम्हारा आता है कि डेली रूटीन इस तरह से चलना, वीकली टारगेट कैसे बनाना है। एवरी डे अगर तुम लोग 2 to 3 आवर्स एक सब्जेक्ट को दे रहे हो हर रोज, तो 2 दिन में तुम्हारे लगभग 6 to 7 आवर्स हो गए एक सब्जेक्ट को, तो एक चैप्टर 2 दिन में हर एक सब्जेक्ट का खत्म कर सकते हो तुम, ठीक है। तो मतलब 2 दिन में तुम्हारा एक चैप्टर बायोलॉजी का खत्म हो जाता है, एक केमिस्ट्री का और एक फिजिक्स का यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो वीकली तुम लोगों के 3 चैप्टर खत्म हो जाते हैं हर एक सब्जेक्ट से। एक वीक में 3 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट से, मतलब 8 to 9 चैप्टर्स पूरे वीक में। फिजिक्स में हो सकता है कुछ डिफिकल्ट हुआ तो 3 की जगह तुम लोग 2 कर सकते हो, ऐसा चलता है थोड़ा बहुत, तो मैंने टाइम का मार्जिन रखा है एंड में, ठीक है। तो टोटल 8 to 9 चैप्टर्स पर वीक यहाँ पे कंप्लीट होते हैं अगर तुम लोगों ने एक एक मिनट को एक्टिवली यूटिलाइज किया है। तो अगर तुमने टाइम पास किया है तो नहीं होने वाला, मैं अभी बोल रही हूँ। अगर तुम लोगों में डेडिकेशन है, सीरियस हो चीज़ों के लिए, तो तुम कर सकते हो ये सारी चीज़ें, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो मंथली 4 वीक होते हैं, तो एक वीक में अगर तुम 8 to 9 कर रहे हो तो 4 वीक में तुम्हारे लगभग 35 चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और करने हैं तुम्हें लगभग 84 चैप्टर्स, तो आराम से 2 मंथ में या 2.5 मंथ यानी मिड जेन, ठीक है, नवंबर दिसंबर या फिर पूरी जैन भी अगर तुम लेते हो, तुम्हारे बहुत अच्छे से, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे से तुम्हारे सारे चैप्टर खत्म हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे अब पूरे चैप्टर लिए हैं, ठीक है। बैकलॉग तो मैंने
देखा ही नहीं है, क्योंकि ये सारे चैप्टर लिए, मैंने पूरा सिलेबस लिया, उसका मैंने टाइम टेबल बता दिया है। तो अगर तुमने पहले का कुछ कर रखा है तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, तुम्हें ज्यादा टाइम मिलेगा जो बचा है उसके लिए, तुम बैकलॉग कर सकते हो अपना। जो नहीं किया है, किसी ने कुछ भी नहीं करा है, उसके लिए ये आइडियल है, ठीक है। तो जिन लोगों ने कर रखा है उसके लिए तो फायदा ही है, वो अपना किया हुआ है तो रिवाइज कर सकता है, बैकलॉग है तो उसको कंप्लीट कर सकता है, जो बचा हुआ है उसको ज्यादा टाइम दे सकता है, ठीक है। तो अब संडे को क्या करना है, संडे को तुम्हें करना है रिविजन। जितना भी तुमने पूरे वीक में किया है उसका रिवीजन करना है, और मॉक टेस्ट देना है एक, जितना पूरे वीक का सिलेबस है उसका एक मॉक टेस्ट देना है। प्लस बैकलॉग के लिए तुम यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हो। अब बैकलॉग का थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि कैसे क्या करना है। अब बैकलॉग तुम्हें एक वीक में, तुम्हें फर्स्ट तो तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि हर रोज तुम्हें 45 मिनट्स बैकलॉग के लिए मिनिमम देनी है, और मैक्सिमम 1 घंटा, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। बैकलॉग अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें हर रोज थोड़ा थोड़ा करना है। ऐसा नहीं है कि बैकलॉग लेके बैठ गए और करंट वहां पे पड़ा है और फिर करंट भी बैकलॉग में ऐड होता जाएगा, ऐसा नहीं करना है। करंट पे पूरा फोकस करना है। प्लस 45 मिनट्स आराम से निकाल सकते हो इन अ डे, या फिर 60 मिनट्स 1 आवर मैक्सिमम बैकलॉग के लिए निकालो। एक वीक में 2 चैप्टर डिसाइड करने हैं बैकलॉग के लिए, जो तुम्हें करने हैं। इंपॉर्टेंस वाइज तुम लोगों को सीक्वेंस रखना है, पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा वेटेज है, उनको रखना है, बाद में कम वालों को रखना है। तो उसमें से भी एक इजी टॉपिक लेना है और एक डिफिकल्ट टॉपिक लेना है, ठीक है। एक इजी और एक डिफिकल्ट, दोनों को एक वीक में खत्म करना है। नहीं, 2 चैप्टर आराम से कर सकते हो। अगर तुम हर रोज 45 मिनट्स या फिर 1 आवर दे रहे हो तो पूरे वीक में तुम लोगों को 7 to 10 आवर्स तक मिल जाते हैं, और 7 to 10 आवर्स में 2 चैप्टर्स आराम से हो सकते हैं अगर तुम एक्टिवली पढ़ाई करो तो, ठीक है। ये बैकलॉग के लिए था। अब तुम्हारा सिलेबस है वो मिड जैन में खत्म हो जाता है, किसी का एंड जैन में खत्म हुआ तो भी चलेगा, मिड जैन तक तुम्हें यहाँ पे टारगेट रखना है, तभी जाके एंड जैन तक खत्म होगा, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है बहुत अच्छे से। तो मिड फेब से फिर मिड मार्च तक, तो मिड फेब, जैन मिड और मिड फेब के बीच का जो टाइम है, या फिर जैन के एंड में खत्म होता है सिलेबस, तो मिड फेब तक के वो 15 डेज, उनका क्या, उसमें अगर तुम्हारा कोई बैकलॉग वगैरह बचा है, तुम्हारे कुछ बचा है पहले का, तो वो तुम कर सकते हो यहाँ पे लगभग। अगर जिसका पहले खत्म हो जाता है उसके पास 1 महीना बचता है, जिसका थोड़ा बाद में खत्म होता है उसके पास 15 डेज बचते हैं, फिर भी और लोग बची हुई चीज़ों को तुम यहाँ पे खत्म कर सकते हो, ठीक है। अब मिड फेब से मिड मार्च 1 मंथ काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, रिसेंटली पढ़ा है तो बहुत कुछ याद है, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट रिवीजन यहाँ पे लगाना है, प्लस रिवीजन किया, मॉक टेस्ट दिया, एनालिसिस करा, मिस्टेक्स को इम्प्रूव करा। फिर मिड मार्च से मिड अप्रैल तक सेकेंड रिवीजन, फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट देने हैं वीक में 2, ठीक है। और फिर मिड अप्रैल से एग्जाम तक, यानी 15 डेज, लगभग 15-20 डेज, उसमें तुम्हें क्विकली रिवाइज करना है सारे सिलेबस को, जो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स है, फॉर्मूला सीट है, हैंडबुक्स है, उनके थ्रू, ठीक है। ये तुम्हारा एक ऑल ओवर रहने वाला है 6 मंथ में कैसे क्या करना है। अब टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया है अगर तुम लोग इसको फॉलो करते हो तो, ठीक है। अब है कि रिसोर्सेज क्या यूज़ करने हैं, क्योंकि टाइम कम है तो बहुत ज़्यादा अपन पढ़ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ले नहीं सकते, और उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ, लेक्चर के जो नोट्स है वो यहाँ पे देखने हैं, फॉर्मूला सीट है उसको लर्न करना है, 3 से 4 बार रिवाइज करना है नोट्स और फॉर्मूला सीट का, उसके बाद सीधे क्वेश्चन लगाना है। कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन पर चैप्टर यहाँ पे तुम्हें करना है, और जो अच्छे क्वेश्चन है उनको मार्क करके रख लेना है। फिजिक्स में टोटल 28 चैप्टर्स थे, तो लगभग 60 डेज, डबल टाइम दिया है तुम लोगों को चैप्टर से, तो बहुत अच्छे से आराम से कर सकते हो यार। तुम लोगों को एक चैप्टर को करने के लिए आराम से 2 दिन से ज़्यादा टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 60 डेज में खत्म हो जाती है फिजिक्स, अगर तुम लोग आज से शुरू करते हो तो। फिर उसके बाद में PYQ यहाँ पे करने हैं, मॉक टेस्ट करने हैं, उसको एनालिसिस करना है, चीज़ों को इंप्रूव करना है, जो गलत हुए तो क्यों हुए, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, उनको हाईलाइट कर लेना है, मार्क कर लेना है, जो रिविजन में तुम्हारे काम आएंगे वो। प्लस एक चीज़ आती है NCERT पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। फिजिक्स में NCERT नहीं देखना, मैंने तो शक्ल भी नहीं देखी थी NCERT की, तो टीचर NCERT को कवर कर लेता है नोट्स में, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस आते हैं, और NCERT से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, उसमें ऐसे लिखी होती है फिजिक्स की, तो NCERT नहीं देखनी है तुम्हें, नोट्स अच्छे से कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर करना है, नोट्स और लेक्चर के थ्रू, प्लस क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स तुम्हारी उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। अपने पास केमिस्ट्री है, 3 केमिस्ट्री है, मैक्सिमम 40 डेज में यहाँ पे केमिस्ट्री बहुत अच्छे से खत्म हो सकती है, क्योंकि इसमें ओनली 22 चैप्टर्स है अप्रोक्स, ठीक है। अब फर्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी 10 दिन में अपन को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करनी है, इतने ही चैप्टर है, टोटली 22 है, और यहाँ पे 3 केमिस्ट्री है, तो एक को तो आराम से 10 दिन में हो जाएगी ना, इतने थोड़े चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर भी नहीं मिल रहे केमिस्ट्री को। तो
तो इनऑर्गेनिक में तुम्हें नोट्स पढ़ने हैं, एनसीईआरटी। यहाँ पे मेन सोर्स बताने वाली हूँ मैं हर एक केमिस्ट्री के लिए कि मेन किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी यहाँ पे फोकस करनी है। ऐसा डिसाइड कर लेना है कि तुम्हें 1 आवर में कितने पेज पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे 60 मिनट है तो 60 मिनट में तुम लोग 5 पेज पढ़ सकते हो, 6 पेज पढ़ सकते हो, ऑलमोस्ट इतने में चैप्टर खत्म हो जाता है। तो 1 आवर है, 1.5 एंड 2 आवर्स में तुम लोग एक चैप्टर अच्छे से फिनिश कर सकते हो। ठीक है, ऐसे टारगेट बना के टाइमर लगा के करोगे तो ऑन टाइम चीजें हो जाती है। बस क्वेश्चन करना है, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट यहाँ पे करने हैं। मेन चीज है एनसीईआरटी प्लस सेकेंड है क्वेश्चन। उसके अलावा यहाँ पे जो जितने भी सारे एक्सेप्शन हैं, ऑर्डर्स है, बहुत सारे हैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनको एक सीट में लिखना है। वो लास्ट टाइम रिवीजन में काम आएगा। मेन चीज़ है यहाँ पे एनसीईआरटी जिस पे फोकस करना है। प्लस सेकेंड रहते फिजिकल केमिस्ट्री, वो 10 दिन में कंप्लीट करनी है सेम। तो यहाँ पे मेन चीज़ है नोट्स। फिजिकल केमिस्ट्री को थोड़ा फिजिक्स के जैसे अप्रोच करना है। प्लस फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को तुम्हें छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा सब कुछ हो जाता है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है आप पढ़ने को, तब जाके तुम एनसीईआरटी देखो, पर पहले तुम्हें एनसीईआरटी को टच भी नहीं करना है। नोट्स को एकदम से रट लो तुम लोग, वहां से फॉर्मूला वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो जाएगा इजीली। यानी 70% यहाँ पे रोल होता है नोट्स का। ठीक है, 30% यहाँ पे क्वेश्चंस का होता है। सीधा नोट्स पढ़ा, फॉर्मूला सीट से फॉर्मूला देखे ढंग से और क्वेश्चंस करे, पीवाईक्यू कर लिए प्रैक्टिस के लिए, जाके सीधा मॉक टेस्ट दो, पता लग जाएगा तुम्हारा बहुत अच्छे से स्कोर होगा इस चीज़ में अगर तुमने नोट्स बहुत अच्छे से क्लियर करे हैं तो। ठीक है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आते हैं, इसको भी 10 दिन में खत्म करना है, बहुत आराम से हो जाती है। इसमें लेक्चर्स देखने हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे तुम्हें मैकेनिज्म वगैरह समझ में आएंगी। ठीक है, प्लस नोट्स यहाँ पे देख लिया। अब करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। यहाँ पे मेन चीज क्या है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। जब तक तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद में तुम्हें नोट्स अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे उल्टा है, पहले तुम लोगों ने अगर लेक्चर देख लिया ना, तुम सीधा जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हारे बहुत अच्छे से क्वेश्चन होंगे, फिर तुम्हें समझ में आए कि नोट्स में वो ऐसे लिखा क्यों है। अब आ जाते हैं लास्ट वाली पे, बायोलॉजी में ऑलमोस्ट 34 चैप्टर्स है। वैसे तो एक दिन में एक चैप्टर आराम से खत्म हो सकता है अगर एक दिन में अपन 2 से 3 घंटे की बायोलॉजी को दे तो, बट ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो 40 डेज मान लो, 40 डेज मैक्सिमम यहाँ पे अगर बायोलॉजी को दे तो एक बार 11th और 12th की आराम से हो जाती है पूरी बायो। ठीक है, अगर 3 आवर्स पर डे तुम लोग दे रहे हो तो एक चैप्टर आराम से एक दिन में हो जाता है और 30 दिन में ही खत्म हो जाएगी, फिर भी 40 दिया मैंने। तो यहाँ पे मेन चीज़ है एनसीईआरटी, इसके अलावा किसी चीज़ को भी टच नहीं कर रहे हैं। जितनी बार पढ़ो एनसीईआरटी को ही पढ़ो, प्लस नोट्स यहाँ पे हेल्प के लिए ले सकते हो। जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं टीचर लेक्चर में बताते हैं वो सारी चीज़ें तुम एनसीईआरटी में ऐड कर सकते हो, ताकि बार बार तुम्हें दूसरी चीज़ें खोलने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, प्लस पीवाईक्यू करने हैं और वर्ड टू वर्ड तुम्हारी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, तब जाके 350 मार्क्स आएंगे। अब एंड में एक बोनस टिप देती हूँ, ठीक है, जो मैंने यूज़ करी थी मेरे टाइम में, बहुत बहुत बेनिफिशियल है अगर तुम कर सको तो। जैसे मैं कोचिंग क्लासेस जाती थी, अब लेक्चर्स के बाद में जो ब्रेक मिलता था, यानी कि 10 मिनट्स तो मिनिमम मिलता ही था, उसमें मैं क्या करती थी, मॉड्यूल लेके जाती थी, ऑनगोइंग जितने भी टॉपिक्स है लेक्चर में उनके मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करती थी। ठीक है, और प्लस जो लेक्चर्स के अंदर बहुत केयरफुली सुनती थी और उस नोट्स को उसी टाइम याद कर लेती थी वो सारी चीज़ें, और घर पे आके क्विकली एक रिवीजन लगा देती थी उस चीज़ का 10 मिनट 15 मिनट में, तो वो एकदम अच्छे से याद हो जाती थी। तो चीज़ें याद रहती थी तो ब्रेक में मॉड्यूल सोल्व भी इजीली हो जाती थी। तो जैसे जैसे चैप्टर टीचर खत्म करता था ना वीक में, वैसे वैसे मेरी मॉड्यूल भी खत्म हो जाती थी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। फिर मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने का टाइम मिल जाता था, पीवाईक्यू करने का टाइम मिल जाता था। ये वाली चीज़ तुम ट्राई कर सकते हो। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, इट विल बी ए मोटिवेशन फॉर मी। तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरी चीज़ें लोगों को हेल्प कर रही है, और ये सेटिस्फेक्शन चाहिए मुझे तुम लोगों से, और कुछ भी नहीं चाहिए। एक बात यार एंड में बोलूँगी, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है तुम्हें वाइट कोट में देखने के लिए, तुम्हारे गले में स्टेथोस्कोप हो, यार तुम भी तो वही चाहते हो ना। तो प्लीज़ अपने लिए ना सही, किसी और के लिए ना सही, सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए, उनको थोड़ी सी खुशी देने के लिए तुम लोग 6 महीने के लिए गायब हो जाओ प्लीज़। इट्स अ रिक्वेस्ट। अगर तुम्हारा और भी कोई डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड, कोई भी डाउट नीट या फिर एमबीबीएस से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं ट्राई करूँगी उसको सॉल्व करने की, जैसे भी होगा वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट में, जो भी, जस्ट राइट डाउन। और यार एंड में फिर वही बात बोलूँगी, अगर तुम लोगों को वो वाली फीलिंग फील करनी है ना तो 6 महीने रगड़ना पड़ेगा खुद को। तो प्लीज़ सिर्फ एक बार फील करने के लिए, उसके बाद पूरे लाइफ टाइम तुम्हें मोटिवेशन आता रहेगा उस चीज़ को याद करके। एंड ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, बाय बाय।